गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 3 पढ़ेंगे, लोकतंत्र और विविधता। पिछले दो लेसनों में हमने देखा था कि जो हमारे देश की सत्ता है उसका बंटवारा कैसे किया। कुछ लोगों ने धर्म या भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर देश का सत्ता का बंटवारा किया, या कोई और तरीका धर्म या कोई और तरीका अपनाया। तो आज और लेकिन कई बार क्या होता है कि जो किसी भी देश की या कबीले की जो पहचान है वो उसकी शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस पाठ में हम जो देखेंगे कि वो एक लोकतांत्रिक देश किस प्रकार विभिन्नताओं, समानताओं और असमानताओं के बीच तालमेल बिठाकर एक सबका समाधान करने की कोशिश करता है। यहाँ हम एक ऐसे विभाजन की उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करेंगे, सार्वजनिक अभिव्यक्ति के उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता अलग अलग रूप कैसे धारण करती है और कैसे एक लोकतांत्रिक देश की राजनीति को सामाजिक विभिन्नता प्रभावित करती है। तो आइए आरंभ करते हैं, लोकतांत्रिक और विभिन्नता। ये कहानी आरंभ होती है मैक्सिको में ओलंपिक खेल होते हैं। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल हुए। 200 मीटर की एक दौड़ कई पदक के समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा था, लोग सिर झुकाए खड़े हुए थे और मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े थे। उन दोनों खिलाड़ियों के नाम थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकी व्यक्ति या खिलाड़ी थे जिन्हें जो पदक जीता था वो था स्वर्ण और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इन्होंने एक बात और की थी कि इन्होंने अपने जब पुरस्कार ले रहे थे तो इन्होंने पैरों में अपने जूते नहीं पहन रखे थे, सिर्फ जुराबे ही पहने हुए थे, और वो दोनों पुरस्कार उसी अवस्था में लेने के लिए मंच पर चढ़ जाते हैं। ये लोग अमेरिकी अश्वेत गरीब लोग हैं। कार्लोस स्मिथ ने टॉम स्मिथ ने अपने गले में एक मफलर जैसा परिधान पहना है जो अश्वेत लोगों का आत्म गौरव का प्रतीक होता था। अफ्रीकन लोग वो लोग होते हैं जो अफ्रीका लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है। अमेरिकी लोग इन्हें अपने गुलाम के तौर पर अफ्रीका से लेकर गए थे जब उन्होंने अफ्रीका पर राज कर रहे थे। ये 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बना कर लाए गए थे। काले लोगों को अफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। कार्लोस ने एक माला पहनी थी जो इन मालाओं को तौर तरीक़ों से अमेरिका में होने वाले भेदभाव या रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव होता था उनका ध्यान खींचने की कोशिश की थी उन लोगों ने। काले दस्ताने और बंधी हुई पट्टियाँ अश्वेत शक्तियों का प्रतीक मानी गई थी उसमें। इन दोनों खिलाड़ियों का साथ जो था वो एक और खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का धावक जो था पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर जो था वो मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन किया था। अब सोचने की बात है, क्या कार्लोस और स्मिथ अमेरिका समाज के आंतरिक मामलों को जो था वो मंच पर उठाना ज़रूरी था या उचित था? क्या आप इसको राजनीतिक मानेंगे? और पीटर नॉर्मन जो अमेरिका का नहीं था, न ही अमेरिका को जानता था और न ही अश्वेतों को, वो भी इस विरोध में शामिल हो गया। ठीक है, अगर कोई और होता उसको क्या करना चाहिए आप सोचिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो था, जो ओलंपिक खेल को आयोजित कराने वाली संस्था थी, उसने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान को अश्वेत लोगों की मानकों के इस युक्ति ओलंपिक भावना के विरुद्ध माना।
इन दोनों ने जो विरोध किया था, जो पहने हुए थे काले मानक और जो विरोध करने के तरीके थे, ओलंपिक की जो समिति थी इन्होंने कहा कि ये ओलंपिक भावना के विरुद्ध है और उन लोगों को उन्होंने दोषी करार देते हुए उनका पदक वापस ले लिया। नॉर्म को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी। इसके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते हुए अधिकार आंदोलन के प्रति अपना ध्यान खींचने में सफलता पाई और हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने जहां इस दोनों की पढ़ाई की थी, इन दोनों को स्वागत किया और विश्वविद्यालय के भीतर इनकी मूर्ति लगाई। 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उसके अर्थी को कांधा देने वालों में दोनों वो खिलाड़ी भी थे जिसका इन्होंने समर्थन किया था। कुछ और पॉइंट है जो 2001 में डरबन में नस्ल विरोधी एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर कुछ मांगे रखी गई थी। जो प्रमुख जो 3 मांगे थी वो यहाँ पर सामने आई थी। अमनदीप कौर कोई सरकारी अधिकारी था जिसने कहा गया है कि संविधान में जो जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी कहा गया है और कहीं भी आपको जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है, इसे हमारी प्रशासनिक असमता के रूप में नहीं देखना चाहिए। और उसने कहा कि मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी होता है वहाँ उठाने के खिलाफ हूँ। ओइनम एक समाजशास्त्री था और जाति और नस्ल जो होता है वो उसने कहा था कि जाति और जो नस्ल होता है वो सामाजिक विभाजन नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का जो आधार उसने कहा था कि वो समाज के आधार पर होता है, जबकि जो नस्ल का आधार होता है वो जीवन के आधार पर होता है। नस्ल विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना भी उसने कहा कि दोनों का एक समान मानने जैसा कैसे हो सकता है। अशोक जो एक दलित कार्यकर्ता है, किसी भी समुदाय के या किसी भी मुद्दे के आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, यह जाति की तरह काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इसका कहना यह था कि यह केवल समाज के आधार पर भी नहीं, यह जातिगत वैधानिक संविधान के अनुसार भी है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मामला ज़रूर उठाना चाहिए। तो इसमें 2 अधिकारी जो थे, 2 कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि जातिगत भी एक भेदभाव का मामला है, नस्ल के आधार पर हो सकता है या संविधान वर्ग के आधार पर, वैधानिक के आधार पर भी हो सकता है। कोई भी सम्मेलन होता है वहाँ पर इनको उठाना चाहिए। अशोक दलित कार्यकर्ता ने कहा कि इसको उठाना चाहिए, जबकि अमनदीप कौर ने कहा था कि ये आंतरिक मामला होता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। समानताएं असमानताएं कैसे होती है? उदाहरण के लिए जो ऊपर दिया गया था, जो समाज के आधार पर बंटवारा था या समाज के आधार पर भेदभाव कर रहे थे, उन्होंने अपने तरीके से इन सब का विरोध किया था। पिछले 2 पाठ जो हमने पढ़े थे वहाँ पर समाज के बंटवारे का स्वरूप भी हमने देखा था, जहाँ बेल्जियम और श्रीलंका में जो क्षेत्रीय समानताएं सामाजिक स्तर पर जो भी थी, लोग अलग अलग समूह में अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में जो था, बेल्जियम में जो था, वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में जो बंटवारे का आधार था वो भाषा और क्षेत्र दोनों पर था। इस प्रकार जो समाज में जो विभिन्नता थी वो अलग अलग रूप में सामने आई। और सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है ये आगे हम पढ़ेंगे। सामाजिक विभाजन जो होता है वो जन्म के आधार पर होता है। आम तौर पर हम अपना समुदाय हमारे वश में नहीं होता, हम केवल उस आधार पर किसी खास समुदाय या किसी खास समाज के अंग हो जाते हैं जहाँ पर हमारा जन्म होता है या जिस समुदाय में हमारा जन्म हुआ है। और जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन हमारे जीवन का दैनिक जीवन में लगभग रोज होता है। कई बार आप देखते हैं, आसपास देखते हैं कि चाहे कोई औरत हो, कोई पुरुष हो, लंबा हो या चौड़ा हो, उसका रंग कैसा भी हो,
उसकी शारीरिक जो क्षमताएं होती है वो अलग अलग होती है, अक्षमताएं भी उसमें अलग अलग होगी। सभी जो आधार सामाजिक विभाजन होते हैं वो जन्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। कुछ हमारी पसंद या चुनाव पर भी आधार तय करते हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अपनी अलग पसंद का धर्म चुनते हैं, अलग विषय की पढ़ाई करते हैं या खेल को अपनाते हैं। कोई भी अन्य गतिविधियाँ होती है वो अपनी पसंद से करते हैं। हर सामाजिक जो विभिन्नता होती है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकती। सामाजिक विभिन्नता लोगों के बीच बंटवारे के का एक बड़ा कारण ज़रूर होती है, लेकिन विभिन्नता जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है और अलग अलग लोगों के बीच एक पुल का काम करती है, एक बीच का काम करती है। समूह की जो सीमाएं होती है वो और जो समानता और असमानताओं का अनुभव करते हैं वो हमने पहले उदाहरण दे दिया गया है। उसमें कार्लोस और स्मिथ एक हिसाब से दोनों समान थे, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि तीसरा जो खिलाड़ी था उसने जो श्वेत था, और तीनों में एक समानता थी कि वो उन्होंने धर्म के नस्ल के आधार पर जो भेदभाव था उनका विरोध किया था। आमतौर पर भी यह देखा गया है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनका जाति और जो पथ होता है वो अलग अलग होता है। और अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी कुछ लोग खुद को एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करते हैं। लोग महसूस करते हैं। एक ही परिवार के गरीब और अमीर लोग अपने जो संबंध है वो अच्छे नहीं रख पाते, क्योंकि उनके सोचने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाता है और उनकी पहचान एक से ज़्यादा होती है। इसी तरह जो लोग एक से ज़्यादा सामूहिक हिस्सों का हो सकते हैं वो हमारी पहचान का रूप धारण कर लेती है। भिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, विभिन्नता होती है उसमें तालमेल बिठाना और टकराव होना एक आम बात। टकराव के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक स्तर पर अनेक विभिन्नता से ऊपर बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन था, क्योंकि जो अश्वेत थे लोग जो थे वो बेघर थे, भेदभाव का शिकार होते थे, जैसे हमारे देश में दलितों के बारे में कहा गया है। तो इस वीडियो में हमने जो आरंभ किया था वो एक ओलंपिक मंच से आरंभ किया था कि कैसे दो खिलाड़ियों ने अपने ऊपर हो रहे भेदभाव के बारे में पुरस्कार लेते समय विरोध दर्ज कराया था या उनके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए थे। जैसे उन्होंने पुरस्कार लेने गए, कैसे उन लोगों ने विरोध किया। 1968 की घटना से ये आरंभ होते हैं, जहां पर 200 मीटर में दो खिलाड़ी